हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, क्वांटम नंबर्स के बारे में। जो क्वांटम नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 तरह के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम l से। तीसरा है बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ml से, या m से भी लिखा जाता है इसको। चौथा है स्पिन मैग्नेटिक या स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर जिसको ms से या फिर s से लिखा जाएगा। अब जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्टूडेंट्स, ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। ठीक है, जो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये हमें बताता है किसके बारे में, सब शेल्स के बारे में। ये अब सब शेल्स क्या होती हैं अभी डिस्कस करते हैं। जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये हमें बताता है पॉसिबल ओरिएंटेशन, या फिर आप बोल सकते हैं पॉसिबल ओरिएंटेशन, या फिर आप बोल सकते हैं ये हमें किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स आपको बताया था, ऑर्बिटल्स क्या होता है ना, न्यूक्लियस के अराउंड वो एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो उसे ऑर्बिटल बोलते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता था, ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, तो शेल्स को अगर हम यहाँ पर n से लिखा जाता है, और n की वैल्यू 1, 2, 3 इंटीग्रल में हो सकती है, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को यहाँ L से डिनोट किया गया है, और L की वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2 इस तरह से। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम ml से लिखते हैं या फिर m से लिखते हैं, इसकी वैल्यू बेस्ड होती है L पे, -L से 0, 0 से +L। मतलब जो भी L की वैल्यू होगी उस माइनस, जैसे अगर L की वैल्यू 2 है तो -2 से +2 की सारी वैल्यूज होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको ms या s से लिखते हैं उसकी सिर्फ 2 ही वैल्यूज होती है, प्लस माइनस हाफ, या तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जो किसके बारे में बताता है हमें, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। तो अब हमने ये सीख लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब कि नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। तो नंबर ऑफ शेल का मतलब लिखते किससे है, n से। अगर n की वैल्यू 1 हो तो कौन सी शेल होती है, k शेल होती है। अगर n की वैल्यू 2 हो तो कौन सी शेल होती है, l शेल। और अगर n की वैल्यू कितनी हो, 3, तो कौन सी शेल होती है, m शेल। और 4 है तो n शेल। इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स के बारे में पता चलता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। ये 2n² क्या बताता है, ये 2n² स्टूडेंट बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल। तो k शेल अगर 2n² है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है k शेल के लिए, तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है k शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह l शेल में, l शेल के लिए n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह m शेल के लिए n की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल ये हमें पता चलता है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई हमें, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ सब शेल के बारे में कैसे पता चलेगा, क्या, नंबर ऑफ सब शेल। नंबर ऑफ सब शेल कि शेल के पार्ट्स को हम बोलते हैं शेल के अंदर ही प्रेजेंट है क्या, सब शेल। जैसे फर्स्ट शेल है के शेल, और के शेल के अंदर ही सब शेल प्रेजेंट है, उसकी बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सब शेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n। नंबर ऑफ सब शेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n। अगर के शेल के लिए n की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ सब शेल भी कितनी होगी, 1। अगर l शेल के लिए n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ सब शेल भी कितनी होंगी, 2 सब शेल होंगी सेकंड शेल के अंदर। इसी तरह 3 सब शेल होंगी
थर्ड शेल में, ठीक है, और 4 सब शेल होंगी किसमें, फोर्थ शेल में, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में 1 सब शेल, सेकेंड शेल में 2 सब शेल, थर्ड शेल में 3 सब शेल, फोर्थ शेल में 4 सब शेल। तो नंबर ऑफ सब शेल का फॉर्मूला क्या है, n। अब बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं हम, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकाले जाते हैं, n स्क्वायर से। कैसे निकाले जाते हैं, n स्क्वायर से, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या, अगर फर्स्ट शेल की बात करें, फर्स्ट शेल कौन सी शेल है, k शेल, n की वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो कितने, अगर 1 का क्या कर दूं मैं स्क्वायर, तो कितने ऑर्बिटल आ गए मेरे पास, 1 ऑर्बिटल। मतलब के शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, 1 ऑर्बिटल। मतलब के शेल में सब शेल भी एक है और एक सब शेल है और एक ही ऑर्बिटल है। इसी तरह सेकंड शेल के लिए 2 का स्क्वायर पुट करें, अगर 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो हम कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे हमारे पास, 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सेकंड शेल, ठीक है। इसी तरह 3 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन थर्ड शेल। और इसी तरह 4 का स्क्वायर अगर हम कर दें तो कितने आ जाएंगे, 16 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन फोर्थ शेल। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ शेल और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और शेल की कितनी सब शेल है और इन सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले हैं इनके और ये आपको याद रखने हैं। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें हमने नंबर ऑफ सब शेल के बारे में पढ़ लिया और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो के शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, के शेल है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 9 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 तो 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह 16 ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो यही हमारे पास ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम आगे की तरफ चलते हैं। 2 सेकंड हम पढ़ते हैं क्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं किसकी, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। स्टूडेंट्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम किससे लिखते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को लिखते हैं हम एल से। किससे लिखते हैं, एल से। तो ये एल इस तरह का एक होता है एल शेल, उसको कैपिटल लिखते हैं बच्चों। सेकंड शेल को बोलते हैं एल शेल, वो ये वाला एल था, लेकिन ये स्मॉल एल हमने इससे ले लिया। तो ये किसके बारे में बताता है, इसको एल से लिखा तो ये बताता किसके बारे में है, ये बताता हमें सब शेल्स के बारे में, ठीक है। तो एल की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, बताया था 0 से, 1 2 3 और 4 भी ले सकते हैं, अगर 3 तक की काफ़ी है, ठीक है। अगर 0 है तो सब शेल का नाम हो जाएगा एस सब शेल। अगर 1 है तो सब शेल का नाम हो जाएगा पी सब शेल। अगर 2 है एल की वैल्यू तो डी सब शेल। बच्चों ये सब शेल के नाम है। अगर 3 है तो एफ सब शेल और उसके बाद आती है जी सब शेल और वो हम कंसीडर नहीं करते। तो ये हमारे पास क्या है, एल की वैल्यूज़। और एल की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एल की वैल्यू किस पे बेस्ड है, n-1 कि अगर n क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं बात करूँ सेकंड शेल की तो n की वैल्यू 2, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2-1 तो l की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और उसके लिए छोटी वैल्यू भी हम कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 2, मुझे पता है ये n की वैल्यू 2 है तो कौन सी शेल है, l शेल है। और मुझे पता है l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, l शेल में आते हैं कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब देखिए तो अगर मैं L की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या निकालूंगा, 2-1, मेरे पास तो एक ही वैल्यू आएगी L की। अगर मैं इस फॉर्मूले में N की वैल्यू 2 पुट कर दूँ मेरे पास तो 1 ही आएगा। लेकिन आपको L की वैल्यू 1 के साथ साथ उससे छोटी वैल्यू भी कंसिडर करनी है, 0 भी और 1 भी। तो L की 0 वैल्यू भी हो सकती है, 1 मतलब उससे छोटी वैल्यू भी कंसिडर करनी होती है। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमें क्या पता चला, नंबर ऑफ ये सब शेल के बारे में, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं किसकी,
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, 2l+1। ठीक है, अब एस सब शेल एल के लिए 0 थी, यहाँ 0 पुट करो, 2 × 0 + 1 कितना आया 1, तो कितना ऑर्बिटल आया 1 ऑर्बिटल। इसका मतलब एस का कितना ऑर्बिटल है, सिर्फ एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह यहाँ पर P के लिए एल की वैल्यू क्या 1 पुट करो, 2 × 1 2, 2 + 1 कितना आ गया 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल मतलब 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। D सब शेल के लिए 2 वैल्यू पुट करो, 2 × 2 4, 4 + 1 5, कितने आ गए 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, F सब शेल के हो गए कितने 7 ऑर्बिटल, और 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इनके हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर P के 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या स्टूडेंट, देखो P सब शेल के 3 ऑर्बिटल है, जिसका नाम है Px, Py और Pz। ये हम आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जब बात करेंगे तो करते हैं। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं दोबारा से। देखो n की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n, यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ले रहे हैं हम, और यहाँ पर क्या बताएंगे सब शेल के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, सब शेल। तो मैं इसको बच्चों रफ कर रहा हूँ, तो इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए। इसको रफ करके हम अब क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ सब शेल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिलेट करके बता रहे हैं। ये n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सब शेल। ठीक है, और इस तरह से हम काम करते हैं। तो अब बात करें, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या आती है 0। हमेशा n और n की जो l की वैल्यू है n से छोटी रहेगी, कभी भी ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी। तो 1 और 0 से, ये तो 1 और 0 से कौन सी सब शेल थी s, तो 1s सब शेल प्रेजेंट है फर्स्ट शेल के अंदर। फर्स्ट शेल के अंदर कौन सी सब शेल प्रेजेंट है 1s, और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, s के अंदर स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। s का एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। अगर n की वैल्यू पुट करता हूँ 2, तो n की वैल्यू l की वैल्यू बच्चों 0 भी होगी और 2 के लिए 1 भी होगी। इसका मतलब स्टूडेंट ये सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर 2 0 से क्या बना दिया, ये तो 2 और 0 पे कौन सी सब शेल होती है 2s, इसी तरह 2 1 पे कौन सी सब शेल होती है 2p। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये सेकंड शेल है जिसका नाम है l शेल, और l शेल में कितनी सब शेल हैं, एक तो 2s है और दूसरी क्या है 2p। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 6 और 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर l शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड शेल में 2 सब शेल है, एक 2s और 2p। इसी तरह थर्ड शेल में कितनी सब शेल होंगी, थर्ड शेल में l की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 भी होगी, 1 भी होगी और 2 भी होगी। तो अब थर्ड शेल में 3 0 से बन गया 3s, 3 1 से 3p, और l की वैल्यू 2 थी d। अगर l की वैल्यू 2 होती थी, यहाँ देख लीजिए एक बार, l की वैल्यू अगर 0 थी तो s होता था, 1 तो p सब शेल, 2 तो d सब शेल, और 3 हो तो f सब शेल। ठीक है, तो 3 और 2 से क्या बन गया अब 3d। ये देखो l की वैल्यू 2 है ना, तो d सब शेल है ना, तो 3d। इसका मतलब थर्ड शेल है ये। थर्ड शेल का नाम क्या था स्टूडेंट्स n शेल, और n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 18 इलेक्ट्रॉन थे। अब n शेल के अंदर 3 सब शेल है, एक 3s, एक 3p और एक 3d, जिसके अंदर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और 3d में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 18 इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखिएगा कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में कितने आते हैं 10। ठीक है, तो इसी तरह हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ शेल के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 और 3। 4 0 से 4s, 4 1 से 4p, 4 2 से 4d, और 4 3 से 4f। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, p में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d में आते हैं बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन, और बच्चों f में कितने आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कौन सी शेल, फोर्थ शेल, जिसका नाम क्या है के। फर्स्ट शेल होते हैं के एल एम, सॉरी ये m शेल है, और ये कौन शेल होगी मेरे पास n शेल। ठीक है, तो ये थर्ड शेल थी m शेल, और फोर्थ शेल कौन सी है n शेल।
तो स्टूडेंट्स अब हमने ये पता कर लिया कि शेल्स में कैसे क्या सबशेल प्रेजेंट है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। अगर ऑर्बिटल्स की इसी में बात करते हैं तो देखिए कैसे हम ऑर्बिटल्स का पता लगाते हैं। एक बात याद रखना कि 1s में s में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। इसका कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है जिसका नाम है, अब मैं यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑर्बिटल्स, ठीक है। 1s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसका नाम है 1s और कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर लिखा जाता है। 2s सेकंड शेल में s सेकंड 2s सबशेल है, ये सेकंड शेल की 2s सबशेल है, इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसको इस तरह से लिख दिया। अब 2p सबशेल है, 2p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और लेकिन ऑर्बिटल की बात करें तो 2p के कितने ऑर्बिटल है, 3। नाम क्या है, 2px 2py और 2pz। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो कितने हो गए टोटल, 2 2 4 और 2 6। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हुए, 3। कौन कौन सा, 2px 2py और 2pz। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ यहाँ पर कि सेकंड शेल का जो 2p सबशेल है, उस 2p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन उस 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है और वो 6 इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 2 4 और 2 6। इसी तरह अब थर्ड शेल में 3s है, तो थर्ड शेल का जो 3s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3s 2 ऑर्बिटल बन गया। इस तरह 3p थर्ड शेल का p में कितने, जैसे ये बांटा था 3p 2px 2py 2pz में 3p सबशेल है। थर्ड शेल का कौन सा सबशेल है, थर्ड शेल का 3p सबशेल है। 3p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन ऑर्बिटल देखें तो 3px 3py और 3pz। यहाँ से पता चलता है ये थर्ड शेल का ऑर्बिटल है और इस थर्ड शेल के 3px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह 3py में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 3pz में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर बात करें हम 3D की स्टूडेंट्स, 3D की बात करते हैं तो 3D में थर्ड शेल की 3D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में जाएंगे ना, तो उन 5 ऑर्बिटल के नाम देखें, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3D के। थर्ड शेल का 3DXY, थर्ड शेल का 3DYZ, थर्ड शेल का 3DZX, थर्ड शेल का 3DX² माइनस y² और थर्ड शेल का 3DZ²। सब में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह से 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ठीक है। 3D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 3D सबशेल में 5 ऑर्बिटल है जिनके नाम आपको इस तरह से याद करने पड़ेंगे। इसी तरह सिमिलरली 4D की बात करूं तो 4D में कितने, D में तो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फोर्थ शेल के D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने बता दिया पहले, D में तो आते ही 10 हैं। तो 5 ऑर्बिटल है कौन कौन से, 4DXY 4DYZ 4DZX 4DX² माइनस y² और 4DZ²। और सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन सब में। इस तरह से इसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो हम थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बात करते हैं अब किसकी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। किससे नोट करते हैं, ml से या m से लिखते हैं। वैल्यू किस पे बेस्ड होती है, -l से 0 और +l तक की वैल्यूज होती है। अगर l की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ml की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अगर l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, -1 0 +1। तो कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। l की वैल्यू 1 के लिए सबशेल का बारे में पता चलता है, लेकिन ये किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है पॉसिबल ओरिएंटेशन या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। तो अब एक अगर मैं कहूँ n की वैल्यू मेरे पास 2 है तो आपको पता है l की वैल्यू 0 भी होती है और n की वैल्यू 2 के लिए l की वैल्यू 1 भी होती है। तो 2 0 से कौन सा ऑर्बिटल बन गया, 2s, तो l की वैल्यू 0 तो s सबशेल होता है। और 2 1 से देखो n की वैल्यू तो 2 है, l की वैल्यू 1 के लिए कौन सा सबशेल होता है, 2p। और आपको पता है 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल। अगर l की वैल्यू 1 है ना स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ml की वैल्यू, इस ml की वैल्यू हाँ -l से +l तक की है, मतलब -1 0 +1, 3 वैल्यू है। कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है। और कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है। 2px
2py और 2pz, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 2pz अगर है तो ml के लिए 0 और 2px 2py के लिए ml के लिए +- 1 रहती है। तो ये बताते हैं 3 वैल्यू तो 3 ही ऑर्बिटल है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो l की वैल्यू 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी। तो l की वैल्यू क्या आ गई 2, और 3 और 2 से आपको पता है क्या बनेगा 3D सबशेल, और 3D सबशेल है तो ml की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ सकती है 2 है, तो -2 से +2 के बीच की -2 -1 0 +1 +2 कितनी वैल्यूज आई, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 5, और 5 ही ऑर्बिटल मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के तहत 10 और 5 ऑर्बिटल बताए थे, कौन कौन से, इसके 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं 3D XY, 3D YZ, 3D ZX, 3D X² Y² और 3D Z²। ठीक है, 5 वैल्यूज़ है और 5 ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो बच्चों यहाँ 3D X² - Y² के लिए वैल्यू रहती है ml की +1 और इसके लिए रहती है -1। 3D Z² के लिए एक बार देखनी पड़ेगी 0 ही होती है, और इनको एक बार चेक करना पड़ेगा। ZX की वैल्यू होती है +2, इसकी वैल्यू होती है -2। ये सारी ml की वैल्यू अलग अलग। क्लियर है? तो अगर स्टूडेंट देख लो, ध्यान से देख लो, अगर मैं बोलूँ ना 3D Z² है और आप पॉसिबल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बताए, तो सबसे पहले ये देखो, ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ शेल को, मतलब थर्ड शेल है, थर्ड शेल का और सब शेल है 3D। ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 है तो D के लिए L की वैल्यू देखो क्या होती है, D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2, और DZ² है तो ml की वैल्यू -2 से +2 के बीच में है, लेकिन DZ² के लिए ml की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 0। तो इस तरह से आप 3 पॉसिबल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि 2p के लिए लिखो, लेकिन सिर्फ 2p लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, तो n की वैल्यू कितनी होती है, सेकंड शेल है तो 2, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, सेकंड शेल का 2p सब शेल है ये, और l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू क्या आएगी -1 0 +1। अगर यहाँ कोई पर्टिकुलर जैसे बोले तो मैं 2pz, तो सिर्फ मैं ml की वैल्यू 0 ही कंसीडर करता। तो ml हमें क्या बताता है, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन के बारे में। और लास्ट स्पिन, बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ हमारे पास 2 ही वैल्यू रहती हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, इसको किससे लिखते हैं, S से भी लिखते हैं, MS से लिख लो या फिर S से लिख लो। किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या फिर कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कोई भी वैल्यू, अब MS या S की वैल्यू या तो क्लॉकवाइज के लिए +½ ले लो या -½ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके लिए +½ ले रहे हो तो उसके लिए वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -½ ठीक है, तो 2 ही वैल्यू रहती है। ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब इस तरह से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताएं, तो सबसे पहले आप यहाँ से पकड़ेंगे कि एक थर्ड शेल है, थर्ड शेल का 3p, ठीक है ना, थर्ड शेल में 3p सब शेल आता है ना, तो और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, और ml की वैल्यू क्या होती है -1 0 +1, क्योंकि l की वैल्यू 1 है तो ml की वैल्यू -1 से +1 के बीच की आएगी सारी, और ms स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, +-½ भी रहेगी, -½ भी रहेगी। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर 3pz की बात कर दूँ ना स्टूडेंट, तो आप l के लिए तो 3 है और pz के लिए l की वैल्यू 1, लेकिन ml की वैल्यू इस केस में क्या होगी 0, क्योंकि सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ये सब शेल है, ये ऑर्बिटल है, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ms की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज, +½ -½ क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 4f की, n की 4th शेल है तो यहाँ से पढ़ लिया 4 शेल है, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, और ml की वैल्यू कितनी होगी, फिर ml की वैल्यू होगी -3 से +3 के बीच की, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, और ms की वैल्यू क्या होगी +-½ तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 4 क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर्स को अच्छे तरीके से आप स्टडी करें, रीड करें, और इस टॉपिक के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे, और आज के लिए काफ़ी है।